विनोद जी, पिछले सत्र में हमने एफपीओ के विकास के अलग अलग चरणों में उनकी बदलती वित्तीय आवश्यकताओं को समझा है। हमने एफपीओ के विकास के अलग अलग चरणों में वित्त की जरूरत को जाना। अब इस सत्र में हम जानेंगे कि एफपीओ के सामने वित्त हासिल करने के कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं। जी बिल्कुल, ये जानना वाकई में दिलचस्प होगा। तो आइए अब इस सत्र में हम समझने की कोशिश करते हैं कि एफपीओ के पास वित्त के कौन कौन से आंतरिक और बाहरी स्रोत हैं। विनोद जी, आपके एफपीओ को किस तरह के वित्त की आवश्यकता है? जी, हमारे एफपीओ को अनुदान और कर्ज की आवश्यकता है। फंड्स सदस्यों से या बैंक को अन्य वित्तीय संस्थानों और सीएसआर फाउंडेशन आदि से हासिल किया जा सकता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक एफपीओ अलग अलग वित्तीय स्रोतों पर निर्भर होता है। आइए इस बारे में और जानते हैं। एफपीओ फंड के लिए जिन स्रोतों पर निर्भर होता है उनमें शामिल हैं दीर्घकालिक स्रोत जैसे स्वयं की पूंजी, अनुदान जिसे लौटाना नहीं होता, कर्ज, व्यापारिक कर्ज, वित्त के नए मॉडल, मिश्रित वित्त या ब्लेंडेड फाइनेंस। अरे वाह, इतने सारे विकल्प हैं। अनुदान अनुदान एक प्रकार की सहायता राशि है जिसे लौटाने की जरूरत नहीं होती, जो किसी निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने या अच्छे प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने के लिए किसी कंपनी, फाउंडेशन या सरकार की ओर से दिया जाता है। एफपीओ के मामले में यह अनुदान केंद्र एवं राज्य सरकारों, एसएफएसी, नाबार्ड जैसी एजेंसियों और सरकारी विभागों द्वारा एफपीओ बनाने और विकसित करने के मकसद से दिया जाता है। यह अनुदान 3 से 5 साल की अवधि के लिए दिया जाता है, जिसका मकसद छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाना है और उनका विकास करना है। क्या इस अनुदान को वापस लौटाना पड़ता है? अनुदान को वापस करने की आवश्यकता नहीं होती। यह स्टार्टअप है और नए कारोबार खड़ा करने के लिए सहायता के तौर पर दिया जाता है। अनुदान कुछ निश्चित शर्तों से बंधा होता है। जी, ये शुरुआती दौर में काफी उपयोगी होता है। आइए अब इक्विटी या हिस्सेदारी के बारे में जानते हैं। इक्विटी या हिस्सेदारी। इक्विटी कंपनी में सदस्यों के शेयर या हिस्सेदारी को कहते हैं। यह एफपीओ के सदस्यों के योगदान से आती है और इसे पूंजी का आंतरिक स्रोत कहा जाता है। पूंजी का आकार सदस्यता बढ़ाने और शेयर वैल्यू में बदलाव जैसे आंतरिक उपायों के जरिए बढ़ाया जा सकता है। सदस्यों की इक्विटी या हिस्सेदारी बढ़ाकर बाहरी एजेंसियों से समान अंश में इक्विटी अनुदान हासिल किया जा सकता है। विनोद जी, क्या आप अलग अलग तरह के कर्ज या ऋणों के बारे में जानते हैं? जी, कार्यशील पूंजी, सावधि ऋण, कैश क्रेडिट लिमिट आदि। जी बिल्कुल सही। आइए अब हम इन पर चर्चा करते हैं। ऋण या कर्ज। कर्ज आमतौर पर सावधि ऋण, कार्यशील पूंजी ऋण और कैश क्रेडिट लिमिट की शक्ल में होते हैं। सावधि ऋण दीर्घकालिक परिसंपत्तियों जैसे प्रोसेसिंग यूनिट लगाने, मशीनरी, ट्रैक्टर और गोदाम आदि की व्यवस्था करने के लिए दिया जाता है। कच्चे माल की खरीद, इनपुट सप्लाई की दुकान और प्रोसेसिंग यूनिट का संचालन जैसी एफपीओ की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए कार्यशील पूंजी ऋण, नकद ऋण लिए जा सकते हैं। कैश क्रेडिट लिमिट जैसी सुविधा होती है। कैश क्रेडिट लिमिट ऐसी सुविधा होती है जिसमें बैंक से मंजूर क्रेडिट लिमिट से ज्यादा पैसा निकाला जा सकता है। ये छोटी अवधि की कर्ज या ऋण सुविधा होती है। कार्यशील पूंजी छोटी अवधि के लिए होती है, जबकि सावधि ऋण की अवधि लंबी होती है। अल्पकालीन ऋण 18 महीने से कम की अवधि के लिए हो सकता है और दीर्घकालिक ऋण की अवधि 18 महीने से ज्यादा के लिए हो सकती है। यह आमतौर पर वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं यानी एनबीएफसी और लघु वित्त बैंकों द्वारा दिए जाते हैं। ऋण पुराने कर्ज का इतिहास, कारोबार की मौजूदा स्थिति और भविष्य की संभावनाओं को देखकर दिया जाता है। ऋण कुछ नियमों और शर्तों के अधीन होते हैं। ये सुरक्षित या असुरक्षित दोनों तरह के हो सकते हैं। जी, बिल्कुल सही। विनोद जी, क्या आपने कभी उधार या कर्ज का सामान खरीदा है?
जी हाँ, मैं अक्सर सामान खरीदता था और महीने के आखिरी में दुकानदार को उसका भुगतान करता था। जी, यह तो हुआ कारोबारी और उपभोक्ता के बीच लेन देन। इस प्रकार का लेन देन एक कारोबारी का दूसरे कारोबारी के साथ भी होता है, जिसमें कारोबारी सामान या सेवाएं खरीद सकते हैं और बाद में एक नियत तारीख को आपूर्तिकर्ता को भुगतान कर देते हैं। इसकी अवधि 30 से 60 दिन या आपसी अनुबंध से तय की गई समय सीमा हो सकती है। इसमें वेंडर या आपूर्तिकर्ता एक तरह से कंपनी को पैसा उधार देते हैं। जी, इसे मैं अपने उदाहरण से समझ सकता हूँ। ये एक ऐसी खरीदारी है जिसमें भुगतान बाद में किया जाता है। क्या आप सरकारी और निजी क्षेत्र से मिलने वाली मिश्रित वित्तीय सहायता के बारे में जानते हैं? मेरे गांव में मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत खाद्य उपलब्धता सुधारने के लिए सीएसआर के जरिए भी स्कूल को सहायता दी जाती है। ये उस सहायता के अलावा अतिरिक्त मदद है जो स्कूल को सरकार से मिलती है। यानी दोनों को मिलाकर वित्तीय सहायता बढ़ाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप सेवाओं के स्तर में सुधार आया। जी, इसे ब्लेंडेड फाइनेंस या मिश्रित वित्तीय सहायता कहा जाता है। ब्लेंडेड फाइनेंस या मिश्रित वित्त, इसमें सरकारी और निजी वित्त दोनों का मिश्रण होता है। दोनों को मिलाने से विकास के लिए वित्त की उपलब्धता बढ़ती है। इसमें उत्पादन और प्रोसेसिंग ढांचे को बढ़ाकर एफपीओ कारोबार को मजबूती दी जा सकती है। सरकारी और निजी वित्त की हिस्सेदारी के चलते निवेश के जोखिम भी कम किए जा सकते हैं। जी, मैं समझ गया सरला जी। इस मॉडल में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी होती है। विनोद जी, और ये ब्रिज क्या है? ब्रिज दो अलग-अलग बिंदुओं को जोड़ने का काम करता है और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने में मदद करता है। बिल्कुल विनोद जी। इसी प्रकार ब्रिज फाइनेंस एक ऐसी वित्तीय व्यवस्था है जिसमें दो ऋण अवधियों के बीच वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में काम आती है। मसलन एक ऋण जनवरी से जून की अवधि के बीच ही उपलब्ध है और दूसरा ऋण अक्टूबर के बाद ही मिलेगा, लेकिन जुलाई से सितंबर के बीच ऋण की जरूरत है। ऐसे में जुलाई से सितंबर के बीच जो वित्त की व्यवस्था होगी उसे ब्रिज फाइनेंस कहा जाएगा। ब्रिज लोन या सेतु ऋण छोटी अवधि के लिए होते हैं, आमतौर पर 1 साल के लिए दिए जाते हैं। ब्रिज फाइनेंस कम से कम कागजी कार्यवाही में तुरंत प्रदान किए जाते हैं। अब हम वेयरहाउस रसीद वित्त पर बात करते हैं। वेयरहाउस रसीद वित्त ये वे ऋण हैं जो एफपीओ को उनके वेयरहाउस या गोदाम में रखे गए उनके स्टॉक की कीमत के आधार पर दिए जाते हैं। एफपीओ बैंक से कर्ज की आवश्यकता पड़ने पर गोदामों में रखे अपने स्टॉक के एवज में वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी WDRA के मान्यता प्राप्त गोदामों से गोदाम रसीद प्राप्त कर सकता है। इस गोदाम रसीद का उपयोग बैंकों से ऋण लेने के लिए किया जा सकता है, जो कि जमानत मूल्य यानी गोदाम में रखे गए माल की कीमत का 70% तक हो सकता है। एफपीओ बैंकों, कमोडिटी एक्सचेंजों या इलेक्ट्रॉनिक कृषि बाजार से इन रसीदों का सुरक्षित ऋण हासिल किए जा सकते हैं। जब बैंक का ऋण चुका दिया जाता है, तब बैंक द्वारा गोदाम रसीदें लौटा दी जाती हैं। सभी सरकारी और निजी वाणिज्यिक बैंक ये ऋण मुहैया कराते हैं। ठीक है, मैं गोदाम रसीद वित्त के बारे में समझ गया हूँ। विनोद जी, क्या आप अलग-अलग वित्त के प्रकार को संक्षेप में दोहरा सकते हैं? वित्त के कई प्रकार हैं जिनमें अनुदान, शेयर या हिस्सेदारी, ऋण और व्यापारिक ऋण आते हैं। वित्त के कुछ नए उभरते हुए मॉडल भी हैं जिनमें ब्लेंडेड फाइनेंस या मिश्रित वित्त, ब्रिज फाइनेंस, सप्लायर क्रेडिट और वेयर हाउस रसीद वित्त जैसे मॉडल शामिल हैं। इनमें से हरेक के अपने फायदे और नुकसान हैं। ये एफपीओ की विकास यात्रा के दौरान खास तरह की चुनौतियों का सामना करने में मदद करते हैं। एक एफपीओ की प्रारंभिक चरण में अनुदान, विकास के चरण में शेयर और परिपक्वता के चरण में ऋण सहायता प्रदान करते हैं। मिश्रित वित्त या ब्लेंडेड फाइनेंस सरकारी और निजी दोनों स्रोतों से वित्तीय सहायता प्राप्त कर एफपीओ को मजबूती देता है। ब्रिज फाइनेंस दो ऋण अवधियों के बीच वित्तीय जरूरतों को पूरा करता है। वेयरहाउस फाइनेंस के जरिए गोदामों में जमा माल की गोदाम रसीद में लिखित मूल्य के एवज में ऋण दिया जाता है।
वित्त के प्रकार और विशेषताएं। अनुदान प्रारंभिक चरण में विशेषकर संस्थान खड़ा करने एफपीओ की क्षमता विकास करने में सहायता। इक्विटी या हिस्सेदारी आंतरिक स्रोत से पूंजी किसान सदस्यों से जुटाना। कार्यशील पूंजी कारोबार संचालन के लिए ऋण के जरिए नियमित वित्त की आवश्यकता की पूर्ति। सावधि ऋण या टर्म लोन लंबी अवधि की परिसंपत्तियां खड़ी करने के लिए कर्ज। नगद ऋण सीमा खाते में उपलब्ध रकम से ज्यादा पैसा निकालने की सुविधा। कारोबारी क्रेडिट या उधार भविष्य में भुगतान करने के करार के जरिए उधार पर सामान की खरीदारी। ब्लेंडेड फाइनेंस या मिश्रित वित्त एफपीओ के विकास में सरकारी और निजी सहायता। ब्रिज फाइनेंस दो ऋण अवधियों के बीच वित्त की आवश्यकता की पूर्ति। वेयर हाउसिंग रसीद वित्त गोदाम में रखे माल के एवज में कर्ज की उपलब्धता।